friends and welcome to all in PC classes. Friends, हमारे दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है वो पहले आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। और फ्रेंड, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, न्यूज़ है और करंट न्यूज़ है वो आपको मिलती रहेगी। और जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी न्यू कॉन्सेप्ट हैं दिसंबर 2019 में पूछी गई हैं, लाइक एथनोग्राफिक, फिनोमिनोलॉजी, नरेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, उन सब को भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस के वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स, कि इनमें से किस रिसर्च मेथड में एन एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इज एम्प्लॉयड। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडक्टिव पैराडाइम? इंडक्टिव पैराडाइम मीन्स जो आपका स्पेसिफिक टू जनरल है। जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो भी आपका इंडक्टिव का ही पार्ट होती है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथड हैं बेसिकली उन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर जो आपका एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोस्ट है ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। और जो आपका एथनोग्राफिक है, जो आपका केस स्टडी है, जो आपका नरेटिव मेथड है वो आपका यानी कि ए, बी एंड डी, ये तीनों ही आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि इंडक्टिव पैराडाइम को ये क्या बोल रहा है। बेसिकली क्वालिटेटिव जो रिसर्च है आपके उसी के ही टाइप पूछ रहा है आपसे। और सेकंड, जो आपको टाइप है किस किस के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वो पता होने ज़रूरी है। और थर्ड, आपको एथनोग्राफिक नरेटिव क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो एथनोग्राफिक, नरेटिव और फिनोमिनोलॉजी, इन तीनों के बारे में ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन होगा, जिसमें इनकी प्रोसेस, मीनिंग, इनका कीवर्ड्स, अप्रोचेस और जितने भी टेक्निक्स हैं वो सभी को हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एथनोग्राफिक जो प्रोब है आपका वो क्या होता है। एथनोग्राफिक जो रिसर्च है वो आपकी एक ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी से ही अराइज हुआ है। और यहाँ पर एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक कल्चर की स्टडी की जाती है उनके फील्ड एरिया में जाके, ना कि लैब वगैरह में जाके। और वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे उनकी बिलीव्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसको हम इंटरप्रेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। और ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसका भी एक पार्ट है। सेकंड है आपका नरेटिव मेथड। नरेटिव जो मेथड है इसमें हम नरेट करते हैं एक स्टोरी जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है। इसमें इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में स्टोरी है वो नरेट की जाती है। ये स्टोरी रिटन में और ओरली और विजुअलाइज तीनों ही मैनर से होती है। सो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ए, बी एंड डी है। सो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए, बी एंड डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं आपकी, यानी कि देखिए आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी 2 हमारी टेक्निक्स होती हैं स्टैट और रिसर्च में। ठीक है, जैसे कि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें आपका परपोजिव हो गया, ठीक है। और जो आपका मतलब
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनमें आपका रैंडम जो सैम्पलिंग मेथड है, सिस्टेमेटिक आपका जो सैम्पलिंग मेथड है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये सब आती है। ठीक है, इसके साथ ही जो आपके टाइप है ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, बिकॉज ये आपके सेकंड पेपर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी कई बार पूछे जाते हैं, लाइक स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, किस में आती है। ठीक है, और देखिए आप प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है यानी कि रैंडम सैम्पलिंग है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो मेथड किस किस में आप यूज़ करते हैं। तो जब हम सर्वे करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन और एक्सपोस्ट, ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। एक वीडियो इस पर भी आएगी फ्रेंड्स, जिसमें आप इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट में हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, सर्वे में कर रहे हैं, कोरिलेशन में भी हम प्रोबेबिलिटी मेथड यानी कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए, बी एंड ई है। जबकि आपकी जो फिनोमिनोलॉजी है और एक्शन रिसर्च है, फिनोमिनोलॉजी आपकी क्वालिटेटिव मेथड है, तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ नहीं करते, और एक्शन रिसर्च है वहाँ पर भी नहीं करते। एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, पोर, जिसका कि एक एब्रीविएशन अगर हम बोलें तो, ठीक है, यानी कि जो आपका ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फ्रेंड्स आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार एनटीए पूछती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही फिनोमिनोलॉजी है जो, वो क्या होती है, देखिए फिनोमिनोलॉजी भी आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक पार्ट है। इसमें एक पर्टिकुलर फिनोमिना पर ही फोकस होता है, लाइक हाउ इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट अवर सेल्फ। ठीक है, इससे रिलेटेड ये होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, इसमें उसी पर ही फोकस किया जाता है। डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है और एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जो लोगों से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से, उनकी थिंकिंग से, वहाँ पर फोकस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बन जाता है, ए, बी एंड ई। इसके साथ में ही अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल, तो कौन सा जो स्टाइल है हम यूज़ करते हैं, या क्या स्टाइल हमको फॉलो करना चाहिए, क्या क्रिएटिव होना चाहिए, क्या मैकेनिकल इन सो फार एज प्लेसमेंट ऑफ फिगर्स, टेबल्स, या फिर वेरिएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंसिंग। सो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखते हैं तो आपको सबसे सुटेबल क्या लगता है कि साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका ये है, साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसके साथ में ही अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो देखिए, जो थीसिस है या आपके जो रिसर्च आर्टिकल है, उनका जो रेफरेंस स्टाइल है वो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो AMA या MLA2 ही मेन जो स्टाइल्स होते हैं हमारे होते हैं, मेन जो है। ठीक है, तो जो AMA जो स्टाइल है, MLA है, कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक की बात करती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी जो थीसिस है या रिसर्च आर्टिकल है वो साइंटिफिक होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से भी, प्लस में जो 4 में से बेस्ट ऑप्शन है, इन 2 वे से हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ए रिसर्चर व्हाइल रिपोर्टिंग हिज और हर रिसर्च फाइंडिंग्स गिव्स वेटेज टू द स्टेक होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स परस्पेक्टिव ऑन ए क्वालिटेटिव रिसर्च थीम। यानी कि यहाँ पर रिसर्चर वेटेज देना चाहता है स्टेक होल्डर्स को क्वालिटेटिव रिसर्च थीम्स में। दिस विल इन्वॉल्व, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, देखिए स्टेक होल्डर्स को वेटेज देना चाहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टेक होल्डर्स, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेक होल्डर्स और एक होता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, ये हम कंपनीज में
पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका ओनर होते हैं कंपनी के, और जो स्टेक होल्डर है हर एक पर्सन जिसका क्या है कंपनी में कोई भी रोल होता है वो आपका स्टेक होल्डर होता है। ठीक है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं, वो सभी स्टेक होल्डर कहलाएंगे। सो अगर एक रिसर्चर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वेटेज देना चाहता है तो क्या वो वोलेट करेगा एथिकल नॉर्म्स को? ये तो रॉन्ग है, नहीं करेगा। क्या वो बायस होगा? नो। क्या वो इन अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस ऑफ अदर इन रिसर्च, यानी कि दिस विल इन्वॉल्व, तो क्या इसमें इन अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है दूसरों का रिसर्च में? नो। तो ये तीनों ही हमारे नेगेटिव है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी, और बिल्कुल पॉजिटिव वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा जो रियल सिचुएशन है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? 3 है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, देखिए डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन या रियल सिचुएशन को वो डिस्क्लोज करेगा वेटेज देने के लिए स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव को। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, देखिए फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब जो 5th क्वेश्चन आ रहा है वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पूरे टॉपिक को कंटेन किए हुए है। अब की बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म या फिर कहीं से भी पूछे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। ठीक है, हेफा जिसको हम बोलते हैं, इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए? सो फ्रेंड्स इस जो आपका क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेफा क्या है, हेफा क्या है, किसके कंट्रीब्यूशन से बनी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कितने % उनका कंट्रीब्यूशन है, और कब ये एस्टेब्लिश की थी, किस बजट में इसको मतलब इसकी अनाउंसमेंट की थी, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है, प्लस में इसके अंडर में एक राइज स्कीम है वो क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अब की बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इन सभी पार्ट से भी क्वेश्चन आए। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ हेफा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हेफा जो है आपका, उसकी फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। ये 2017 में, यानी कि 2017 में एस्टेब्लिश इनकॉर्पोरेट हो गया था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, और ये केनरा बैंक और जो हमारी MHRD है उन दोनों ने मिलकर किया था। दोनों का शेयर 19.91 और 9.091% है। साथ ही जो ये है आपका वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ओके, और जो इसमें एक स्कीम है राइज, जो कि है आपका रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ठीक है, कि 2022 तक जितने भी हमारे टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है लाइक IITs, NITs, IIScs, एम्स, इन सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना है। ठीक है, और जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को डेवलप करना है, ये इसका मेन मोटो है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, दैट इज़ PC क्लासेस, और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, शेयर करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपके साथ में डिटेल में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितनी भी न्यू कॉन्सेप्ट हैं, जो कि जैसे कि कम्युनिकेशन में जितनी भी न्यू कॉन्सेप्ट्स पूछी गई हैं, या इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो दिसंबर 2019 के जो भी यूनिट वाइज एनालाइज
एनालिसिस है वो हम करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको भी डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।